हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुण। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और इसकी पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक्स दी गई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कोलाइडी विलयनों के गुण में फर्स्ट पॉइंट है विषमांगी प्रकृति। क्योंकि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी तंत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो स्पष्ट प्रावस्थाएं होती है। पहला परिक्षेपण माध्यम होता है, दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं स्टार्च का कोलाइडी विलयन। तो स्टार्च का कोलाइडी विलयन जल में तैयार किया जाता है, तो जल कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम और स्टार्च कहलाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था। इसी प्रकार से जैसे गोल्ड के कोलाइडी विलयन लेते हैं तो गोल्ड के कोलाइडी कण परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा और जल परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। सेकंड है कणों का आकार। जो कोलाइडी कण का आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के रेंज के बीच का होता है। क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं ये वास्तविक विलयन के कणों से बड़े और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। थर्ड है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन आदि गुण आते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुण परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन आदि के मान बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोलाइडी कणों के उच्च औसत अणु भार के कारण विलयन में उनका मोल प्रभाव बहुत कम होता है। फोर्थ पॉइंट है रंग। किसी कोलाइडी विलयन का रंग कोलाइडी कणों का आकार एवं उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोलाइडी विलयन का हमने तैयार किया है तो कोलाइडी विलयन का रंग जो है उसमें उपस्थित कोलाइडी कण के आकार पर और वह किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहा है और प्रकीर्णित प्रकाश का वो तरंग दैर्ध्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे उदाहरण में देखते हैं गोल्ड सॉल्ट के कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ विलयन का रंग लाल से नीला होता जाता है। मतलब कि गोल्ड सॉल्ट तैयार किया गया है तो वो लाल रंग का होगा। यदि उसके कण का आकार बढ़ते जाएगा तो वह विलयन का रंग लाल से नीला हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने परागकण यानी पॉलन ग्रेन जो कि फूलों में पाया जाता है को जल में निलंबन तैयार करके उसका अवलोकन किया था। तो जो ये ब्राउनी गति होती है ये कोलाइडी विलयनों का गतिज गुण होती है। यदि हम कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो पता चलता है कि कोलाइडी कण के विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं ये सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और इस प्रकार की तेजी से अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित है कि कोलाइडी कण इधर उधर गति कर रहे हैं तो इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। इस ब्राउनी गति का कारण क्या होता है? जैसे हम देख रहे हैं ये कोलाइडी कण है और कोलाइडी कणों के चारों तरफ परिक्षेपण माध्यम के अणु होते हैं। तो इस कोलाइडी कण पर परिक्षेपण माध्यम के अणु का असमान टक्कर होने के कारण ही ब्राउनी गति होती है। यदि कोलाइडी कण के आकार में वृद्धि कर दी जाए और ताप में कमी कर दी जाए तो ब्राउनी गति धीमी पड़ जाती है। तो ब्राउनी गति के कुछ महत्व हैं। तो इसमें फर्स्ट महत्व है कि ब्राउनी गति गैसों एवं द्रव के अणुगति सिद्धांत की पुष्टि करता है। सेकंड कि ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ब्राउनी गति जब होती है कोलाइडी विलयन में तो कोलाइडी कण इधर उधर गति करते रहते हैं यानी कि वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से पात्र की तली में नहीं बैठते हैं। इसलिए कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए ब्राउनी गति उत्तरदायी होता है। थर्ड इसका महत्व है कि ब्राउनी गति एवोगाड्रो संख्या के मान के निर्धारण में सहायक होता है। सिक्स्थ पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों का प्रकाशीय गुण होता है। जब प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो उसमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो उसमें प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त होता है यानी कि दिखाई देता है। तो अंधेरे में और यह एक चमकीले शंकु की तरह दिखाई देता है। इस शंकु को ही टिंडल शंकु और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पात्र में कोलाइडी विलयन लिया गया है और इसमें से प्रकाश किरण को गुजारा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने से यहाँ पर चमकीला टिंडल कोण का निर्माण होता है।
तो ये जो टिंडल प्रभाव है, ये टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में ही क्यों प्रदर्शित होता है? क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण द्वारा दृश्य प्रकाश किरण के प्रकीर्णन होता है। और जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं, ये बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं, जिससे वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं और उसमें प्रकाश किरण का पथ दृश्य नहीं होता है। जैसे इसमें जो है एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। जितना अधिक अंतर होगा उतना ही टिंडल प्रभाव प्रबल होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव क्षीण होता है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में स्पष्ट रूप से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। उदाहरण हम देखते हैं टिंडल प्रभाव का कि सूर्य की प्रकाश की किरणों का रोशनदान से अंधेरे कमरे में प्रवेश से धूल के कण तैरते दिखाई देना। यानी कि जैसे हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और प्रकाश की किरण एक छोटे से छिद्र से आती है, तो हम देखते हैं कि वहां पर धूल के कण इधर उधर गमन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सेकंड है आकाश का नीला दिखाई देना या समुद्री जल का नीला दिखाई देना और तारों का झिलमिलाना, ये सभी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। तो टिंडल प्रभाव के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो इसमें शर्त है, पहली शर्त है कि प्रकीर्णन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की। तो यहाँ पर हमने इसको प्रकीर्णन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴। यहाँ पर लैम्डा जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहाँ पर जितनी कम होगी, प्रकीर्णन की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो जैसे कि बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। सेकंड शर्त है कि परिक्षिप्त कण का व्यास प्रयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। और थर्ड शर्त है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में जितना अधिक अंतर होना चाहिए, इससे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। इसमें महत्व देखते हैं टिंडल प्रभाव का। तो फर्स्ट महत्व है कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन की विषमांगी प्रकृति की पुष्टि करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें अभी बताया गया कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, तो टिंडल प्रभाव अधिक प्रदर्शित होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये विषमांगी प्रकृति का है, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों आवश्यक है। सेकेंड इसका महत्व है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद करने में सहायक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमको मान लीजिए कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन दे दिया गया और हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों विलयन कौन कौन से हैं, तो हम इसको जब इसमें से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो जिसमें टिंडल शंकु बनेगा वह विलयन कोलाइडी विलयन कहलाएगा, और जिसमें शंकु नहीं बनेगा तो वह वास्तविक विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम जो अज्ञात विलयन रहेंगे उसमें हम कोलाइडी विलयन को पहचान सकते हैं। थर्ड इसका महत्व है कि जो धूमकेतु होते हैं और पुच्छल तारे की पूंछ के दिखने का कारण भी टिंडल प्रभाव होता है। 7 पॉइंट है इसमें कोलाइडी कणों पर आवेश। जो कोलाइडी कण होते हैं इस पर या तो समान धनावेश होता है या फिर समान ऋणावेश होता है। तो इन कोलाइडी कणों पर इन आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? जो विलयन होते हैं, विलयन में से ये अपने उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं कि आयरन हाइड्रोक्साइड का जो कण होता है ये धनावेश सॉल है। तो ये विलयन में उपस्थित जो फेरिक क्लोराइड के Fe3+ आयनों को अधिशोषित कर लेता है, और इस प्रकार से जो आर्सेनियस सल्फाइड होता है ये ऋणावेशी सॉल होता है और ये विलयन में से सल्फाइड आयनों को अधिशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो सॉल होते हैं ये धनावेशी सॉल और ऋणावेशी सॉल कहलाते हैं। तो इस प्रकार के और भी धनावेशी और ऋणावेशी सॉल के उदाहरण होते हैं। तो धनावेशी सॉल के अंतर्गत एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का सॉल और हीमोग्लोबिन आता है। ऋणावेशी सॉल के अंतर्गत गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, कॉपर सॉल, आर्सेनियस सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, गोंद, ये सभी ऋणावेशी सॉल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कोलाइडों पर आवेश जो इसमें महत्व भी प्रदर्शित करता है। तो जो कोलाइडी कणों का आवेश ये कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कोलाइडी कण है
आयरन हाइड्रोक्साइड ये भी धन आवेशित है, और इसके जो चारों तरफ जो आयन है ये भी धन आवेशित है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और आपस में जुड़ करके बड़े कणों के रूप में स्कंदित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कोलाइडी कण का आवेश है ये कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8th, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। इसमें यदि कोलाइड का कण कैथोड की ओर यदि गमन करता है तो धन कण संचलन कहलाता है, और यदि एनोड की ओर गमन करता है तो ऋण कण संचलन कहलाता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित है कि यहाँ पर यू आकार की नली ली गई है, तो यू आकार की नली में इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक तरफ एनोड लगा हुआ है और दूसरी तरफ कैथोड है। तो जो एनोड है ये धनावेशित का कार्य करता है, और जो एनोड है ये धनावेश का कार्य करता है और कैथोड जो है ऋणावेश का कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि हमने ऋणावेशित सॉल्ट लिया है, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट लिया है या कोलाइडी विलयन लिया है, तो ये कोलाइडी विलयन जो है धन आवेश की तरफ यानी एनोड की ओर अभिगमन करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश सॉल्ट है। जैसे हमको कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन, तो चूंकि ये ऋण आवेशित सॉल्ट है तो ये धन आवेश की ओर यानी कि एनोड की ओर गमन करेगा। यदि इसके स्थान पर हम धन आवेशित सॉल्ट यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड को लेते तो वो धन आवेशित होने के कारण वो कैथोड की ओर यानी कि ऋण आवेश की ओर गमन करता। तो यहाँ पर हमको चित्र बनाते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो कण होंगे कोलाइडी विलयन के कण होंगे, यदि ये ऋणावेशित है तो हम इसके एरो के निशान को धन की ओर दर्शाएंगे। तो विद्युत कण संचलन का महत्व है कि यह जो है कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति इससे ज्ञात होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यदि हमको मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन दे दिया गया, हमें नहीं पता कि वो धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, तो हम जब उसमें इस विद्युत कण संचलन के प्रयोग को करेंगे तो यदि वह धन आवेश की तरफ गमन करेगा तो इससे हमको पता चलेगा कि वो ऋणावेशित सॉल्ट है, और यदि विलयन ऋणावेश की तरफ गमन करेगा तो इससे पता चलेगा कि वो धनावेशित सॉल्ट है। तो इस प्रकार से ये जो विद्युत कण संचलन की सहायता से हम कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, और इस घटना का उपयोग कोलाइडी विलयन के स्कंदन में भी किया जाता है। 9 पॉइंट है स्कंदन या ऊर्णन। स्कंदन या ऊर्णन क्या होता है? तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की घटना स्कंदन कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कोलाइडी विलयन लिया हुआ है और उसमें थोड़ी सी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिला देते तो वो कोलाइडी विलयन से वो अवक्षेपित हो जाता है। तो यही घटना स्कंदन या ऊर्णन कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण में देख रहे हैं आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, तो इसमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा ये सोडियम क्लोराइड की या बेरियम क्लोराइड की डाल देते हैं। सोडियम क्लोराइड की डालने से यहाँ पर Na+ आएगा, और यदि बेरियम क्लोराइड की मात्रा डालते हैं तो बेरियम 2+ आएगा। तो ये जो है इसमें इसको जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हम आर्सेनियस सल्फाइड में डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये इसको स्कंदित कर देता है या अवक्षेपित कर देता है। तो इस प्रकार से ये स्कंदन की घटना होती है। इसमें एक शब्द आता है स्कंदन कारक। वे पदार्थ जो विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब जो पदार्थ कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर देता है, वह पदार्थ ही स्कंदन कारक कहलाता है। मतलब यहाँ पर उदाहरण में हमने बेरियम क्लोराइड का उदाहरण लिया है, तो यहाँ पर ये विद्युत अपघट्य है, तो यह विद्युत अपघट्य ही स्कंदन कारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो हार्डी शुल्ज़र नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विभिन्न स्कंदन क्रियाओं का अध्ययन करके उन्होंने एक नियम दिया। इनके अनुसार जो आयनों की स्कंदन शक्ति आयनों की संयोजकता के साथ बढ़ती जाती है। मतलब कि यदि जो भी आयन है, जो भी हम धनावेशित सॉल्ट ले रहे हैं या ऋणावेशित सॉल्ट ले रहे हैं, तो इसके स्कंदन की शक्ति आयन की संयोजकता के साथ में बढ़ती जाएगी। जैसे कि किसी भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन करने की क्षमता का क्रम इस प्रकार से रहेगा कि टीन 4+, ये अधिक स्कंदित करेगा, उससे कम जो है एल्युमिनियम 3+, उससे कम बेरियम 2+, उससे कम सोडियम प्लस। इसी प्रकार से यदि धनावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंद करने की क्षमता यहाँ पर जैसे हेक्सासाइनोफेरेट 4- आयन, फिर उससे कम जो है
फॉस्फेट 3- आयन, उससे कम सल्फेट 2- आयन और उससे कम क्लोराइड आयन। ये क्रम दिया गया है। यदि यहाँ पर जैसे चित्र में प्रदर्शित है स्कंदन का प्रदर्शन, तो इसमें जल विरोधी कोलाइड विलयन होते हैं। यह जो है केवल आवेश की ही इसको स्थायी प्रदान करता है, लेकिन जो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते हैं इसमें आवेश की उपस्थिति होती है, साथ में इसके चारों तरफ जल का अणु का घेरा होता है। तो इसमें जो जल के अणु का घेरा होता है इसको हटाने के लिए एक ऐसी स्थिति, इसमें जो है एक निर्जल कारक यानी कि अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य डाला जाता है, जिससे यह स्कंदित कोलाइड कण बना ले। तो आज हमने कोलाइड विलयन के गुण देखे, इसमें और कुछ गुण बाकी है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।